चलो दोस्त, जय हिंद। और आज का लेक्चर आपका है क्लास 12 की केमिस्ट्री का टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन। और मेरे दोस्त, यह लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ोगे 3 में 3 आपकी गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं, यानी कि 15 नंबर 100% गारंटी के साथ आपका रखा हुआ है। यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर है, आप ध्यान दीजिएगा। यह क्लास 12 केमिस्ट्री का टॉप 20 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर, ठीक है ना। ये 2025 एग्जाम के लिए मेरे दोस्त ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें लाया गया है ना। अगर 20 में 20 पढ़ लेते हो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और 20 लॉन्ग क्वेश्चन अगर पढ़ने में आपको 2 दिन की समय लगेगा, 2 से 3 दिन। यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और अपना 3 में 3 फिक्स कर लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 15 नंबर फिक्स हो जाने वाले हैं। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। उससे मैं पहले आपको बता दूं, यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन चाहे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। लॉन्ग टाइप को हम 5 नंबरिया क्वेश्चन कहते हैं, शॉर्ट टाइप को हम 2 नंबरिया क्वेश्चन कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव है। ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मात्र 199 में ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। या तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं, और सेम इसी तरह से एकदम समझा कर बताया गया क्वेश्चन आपको मिलेगा व्हाट्सएप पे, जिसे आप इजी से प्रिंट आउट भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। और मात्र 20 से 25 दिन के अंदर 400 प्लस कर सकते हैं। मात्र 199 लगेगा, लेने के प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन है, इतना महत्वपूर्ण है, देख सकते हो। यह क्वेश्चन वीएससीबी के 2021, 2020, 2019, 2013, 2012 ऑलरेडी ये 5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार बोर्ड में। कौन से क्वेश्चन आपके सामने, ये दिख भी रहा होगा कौन से क्वेश्चन आपके सामने, देखिए यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपको लगभग लगभग 5 बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। 21 में पूछा, 20 में पूछा, 19 में पूछा, 13 में पूछा, 12 में पूछा, लगातार पूछ रहा है। इसलिए काफी खास क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है प्रथम कोटि अभिक्रिया को परिभाषित करें और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक को प्राप्त करें। यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक की बात कर ले, व्यंजक की बात कर ले, आपको यही आपको बनाना है और 5 नंबर फुल्ली मिलने वाले हैं। समझने के प्रयास कीजिएगा, हम थोड़ा गहन में समझाने के प्रयास करेंगे और जल्दी से करने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाँ, प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, चलो इस पर बात कर लेते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिघारक के घातों का योग अगर घातों का योग 1 हो, 1 हो, तो उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। मैंने क्या कहा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक के घात अगर 1 हो तो प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखो, अगर यहाँ पे के ए के पावर 1 बी के पावर 0 है, पावर जोड़ना है, तो ए के पावर 1 है तो 1 हो गया, बी के पावर 0 है तो 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, यानी कि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। और ये बेसिकली यही दर स्थिरांक आपका बात किया जाता है। तो वही कहता है किसी अभिक्रिया के दर स्थिरांक में, किसी अभिक्रिया के दर स्थिरांक में, एक मिनट में दोस्त, हाँ, चलिए, किसी अभिक्रिया के दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक उसे कहते हैं, वेग स्थिरांक के अभिकारक के घातों का योग अगर 1 हो, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्लियर हो गया। चलिए, अब उसका हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम इसका बात करेंगे थ्योरी। थ्योरी मतलब इसको प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो, सिंपल बात है, जब भी कोई हम अभिक्रिया करते हैं तो कोई भी अभिक्रिया करते हैं तो पहले वो पूर्णतः होता है और कुछ समय बाद वो प्रोडक्ट के रूप में बनता है। जैसे कि अगर हम, आपने कुटीकट्टा मशीन देखा होगा, लेदी काटने वाला मशीन होता है, तो इधर हम घास लगाते हैं और उधर मतलब कटा कर गिरता है। सपोज ऐसे होता है। तो जिस समय अब कल नहीं चालू, यानी कि चालाना शुरू करते हैं ना, लेदी काटने वाला मशीन होता है, हाथे चलाया जाता है, हम लोग काटे हुए हैं, ठीक है ना। तो उसको चलाने से पहले वह अपने आप को पूर्ण है। तो इधर जो घास है, कुट्टी है, जो भी पोड़ा उड़ा लारी वारी को जो भी कहना है कह सकते हैं, ठीक है ना। एक मिनट में दोस्त, थोड़ा सा रुक जाना। चलिए, अब चलिए, तो क्या मेरे दोस्त, जब भी कहीं भी अभिक्रिया होता है, मैं आपको समझाने के प्रयास करता हूं। देखो, अगर अभिक्रिया जब प्रारंभ में, तो मतलब शुरुआत में, प्रारंभ में, प्रारंभ में जो अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया, अभिक्रिया जो हुआ प्रारंभ में, शुरुआत में अभिक्रिया, अगर आपका इधर ए है तो इधर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि प्रारंभ में अभिक्रिया क्या है, ए है। और शुरुआत प्रारंभ की बात करें तो यह आपका अभिकारक हुआ, ये क्या हुआ मेरे दोस्त, अभिकारक। शुरू में क्या होता है, अभिकारक होता है, अभिकारक, ठीक है।
अभिकारक, यह प्रतिफल होता है। क्या होता है? प्रतिफल, जिसको उत्पाद भी कहते हैं। प्रतिफल। तो मेरे दोस्त शुरुआत में तो अभी प्रतिफल थोड़ी प्राप्त होता है, कुछ समय बाद ना हुआ। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ समय बाद, यानी कि टी समय बाद। तो यहाँ पे अगर आगे हम अभिक्रिया करेंगे, शुरुआत में तो अभिकारक के पास होता है, प्रतिफल कुछ नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में जब अभिक्रिया करना शुरू करते हैं तो उसमें अभिकारक तो रहता है, बिना अभिकारक के तो अभिक्रिया नहीं हो सकता। तो शुरुआत में तो है, प्रतिफल नहीं। जैसे हमको पुट्टी काटना है, लेवारी काटना है, तो लेवारी तो रहेगा, लेकिन अभी कल नहीं चला है तो इधर प्रतिफल यानी कि लेवारी के पुट्टी नहीं प्राप्त होगा, घास नहीं प्राप्त होगा। हाँ, ये ना। तो ये कुछ समय बाद, तो यहाँ पे कुछ समय बाद क्या होगा, यानी कि टी समय बाद लिख सकते हैं, टी समय बाद। टी समय बाद अभिक्रिया क्या होगा? अभिक्रिया जो होगा, इसमें ये क्या है? अभिकारक है, यानी कि आपके पास जो उत्पाद के रूप में, सॉरी क्या है पे, अभिकारक है। यानी कि अभिकारक मतलब जो वस्तु है जिसको बनाना है। तो जब अभिक्रिया है, अभिक्रिया ए है, तो प्रतिफल बाय द केस, हम कुछ समय बाद प्रतिफल तो कुछ ना कुछ इधर प्राप्त हुआ। हो सकता है अगर इधर हमको x प्राप्त हुआ, तो सपोज अगर इधर x प्राप्त हो तो x इसमें से घटेगा ना, क्योंकि हमारे पास a मात्र है। जैसे कि 5 इधर है, 5 किलो इधर गेहूं है और आटा पीस देना है, तो पहले शुरुआत में तो 5 किलो गेहूं रहता है आपके पास, है ना। अभी कुछ समय बाद जब आटा पिसाना शुरू हो गया, बाय द केस आटा हमारा x पिसा गया, यानी कि x गेहूं घट गया इसमें से, यानी कि इसमें से x घट जाएगा। वही चीज यहाँ पे कहा गया, देखो समझो कैसे। तो यहाँ पे देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। माना कि अभिक्रिया R से P, R से तो आपको पता है अभिकारक, P मतलब प्रोडक्ट, यह होता है। चलिए, प्रारंभ में अभिक्रिया क्या होगा, शुरुआत में अभिक्रिया A से 0 होगा, क्योंकि A से 0 का शुरुआत में है, क्योंकि अभी 5 किलो गेहूं है। देखो यहाँ पर हम समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अभी गेहूं है, आटा पिसाया नहीं है, तो गेहूं इधर ही रहेगा ना, आटा थोड़ी ना हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत की बात है, प्रारंभ की बात है। तो प्रारंभ में अभिक्रिया ए से 0 हो गया। और कुछ समय बाद, जब कुछ समय बाद, भाई समय जब जितना बीतेगा आटा पिसाना शुरू हो जाएगा। जैसे कुछ समय बाद या टी समय बाद, यानी कि कुछ समय बाद, यानी कि टी समय बाद, देख सकते हो यहाँ पे टी समय बाद या टी समय बाद अभिक्रिया a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। कैसे? क्योंकि आपको मैंने जस्ट इस चीज को समझाया कि जो, एक मिनट मेरे दोस्त, हाँ, कि टी समय बाद क्या होगा, टी समय बाद अगर आपका आटा x पिसा गया, x इसमें से घट जाएगा, तो a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। क्योंकि x आटा पिसा गया तो a में से आटा मतलब घट जाएगा ना x से, क्योंकि a आपका जितना था उसमें से x खत्म, x मतलब हम खर्च कर दिए, तो x में से घट जाएगा ना। तो यह आपका हो गया टी समय बाद अभिक्रिया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अभिक्रिया का वेग का एक सूत्र दिया जाता है, अभिक्रिया का वेग बराबर जो होता है माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर की पावर एन। अभिक्रिया का क्या होता है मेरे दोस्त, वेग स्थिरांक होता है। आपको शायद याद होगा, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यह दिया जाता है, ठीक है ना। यह अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, यानी कि माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू आर की पावर, यानी कि के आर की पावर एन। तो अब देखिए वेग क्या है, तो हमारा क्वेश्चन खुद कह रहा है कि भाई प्रथम कोटि अभिक्रिया है, यानी कि हमारे एन का जो वैल्यू होगा, यह एन का जो वैल्यू होगा 1 होगा। तो यहाँ पे चूंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया है, यानी कि डेट इज, मतलब इसको डेट इज पढ़ते हैं, डेट इज, यहाँ पे एन बराबर 1 हो जाएगा। एन का वैल्यू क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। देखो, तो माइनस डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या है, के आर की पावर एन था, आर की पावर एन था, लेकिन क्या हो गया एन, क्योंकि आपको पता है एन का वैल्यू 1 डाल दिए, और 1 का वैल्यू तो पावर में 1 रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो क्या हो गया, 1 डाल दिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो अगर हम चाहें माइनस को उधर शिफ्ट कर देने के लिए, तो माइनस डी आर अपॉन, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे समझने योग्य बात है। देखिए, अगर हमारे पास यह विक्रिया है माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर, अगर हम चाहें तो यह जो आपका जो आर है वह इधर नीचे ला सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, और यह dt को ऊपर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कंडीशन हम क्या किए हैं मेरे दोस्त, देखिए, तो क्या किए हैं, यहाँ का डी, यहाँ पे आर नीचे ला दी, यहाँ का dt ऊपर कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई केचुआ गुना, माइनस इधर था तो उधर भी शिफ्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हमारा डी आर अपॉन आर इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी हो गया। अब देखो, यह हमारा क्या हो गया मेरे दोस्त, वेग हो गया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हो गया।
प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उतारने की जरूरत नहीं, मात्र 200 रुपया लग रहा है भैया। केवल यही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ए टू जेड ऑब्जेक्टिव, केवल यही लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ए टू जेड ले लीजिए। समझिए भाई समझिए, उतारने के चक्कर मत पड़िए, बाद में उतरिएगा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब देखो आपको ये ऑलरेडी पता है, यह क्या हो गया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हो गया। क्या हो गया, यह प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हो गया। ठीक है, यही तो हुआ, क्योंकि आपका वेग स्थिरांक बराबर ये हो गया, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब जो हमको प्राप्त क्या करना है, ठीक है ना, व्यंजक प्राप्त करना है। तो जब समय जीरो होता है, अगर जब समय जीरो होता है, अभिक्रिया क्या हो गया, आर जीरो होगा। जब समय जीरो होता है, यहां पे देखिए, जब समय जीरो होता है तो अभिक्रिया आर से जीरो तक होता है, आर से जीरो तक। अगर जब टी समय बाद, यानी कि जब समय टी होता है, जब समय टी होता है तो अभिक्रिया आर टी होता है। तो क्या करेंगे, जो इस अभिक्रिया को हम अभिक्रिया का जीरो से टी के रिस्पेक्ट में और आर जीरो से आर टी के रिस्पेक्ट में समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जो अभिक्रिया हमारे पास यह है, इसी अभिक्रिया को देखो यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, और इस अभिक्रिया में देखो आपको यहाँ इंटीग्रेशन भूल जाओ, पहले आपका जो क्या है, डी आर अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी है। अब क्या करना है, हमको अभिक्रिया कर देना है, मतलब इसका समाकलन करना है किसके रिस्पेक्ट में, अगर समय जीरो है, अगर समय जीरो है तो अभिक्रिया, समय जीरो है तो अभिक्रिया जो होगा आर जीरो होगा। ठीक है, अगर टी समय बाद, यानी कि टी समय बाद अभिक्रिया क्या होगा, आर टी होगा, तो टी समय बाद अभिक्रिया आर टी होगा। ठीक है ना, इसके देखो दोनों तरफ हम समाकलन कर दिए, और समाकलन कर दिए, और आपका ये चीज एक ध्यान रखने योग्य बात है, और आपको 2 बार प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब इतना हो गया। समाकलन करना आपको सीखना होगा, मैथ में आपको सिखाया भी है, समाकलन करना बहुत ईजी है। देखो समाकलन जो होता है 1 अपॉन जो x होता है उसका समाकलन log x होता है। ठीक है ना, उसी तरह से देखो यहाँ पे समाकलन डी आर अपॉन आर है, यानी कि 1/r का वैल्यू है ना। देखो समझो, यहाँ पे एक चीज समझने योग्य बात है, मैं इसको हटाता हूं। ठीक है ना, देखो यहां पर जो है आपका डी आर है अपॉन आर है, भले ब्रैकेट में गिला हुआ है, इंटीग्रेशन किया हुआ है, लिमिट की बात बाद में करते हैं। यानी कि इसका मतलब जो हुआ, मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/r इंटू डी आर लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी को डी आर को बगल में 1 ऊपर कर दिए, और इसका जो वैल्यू आएगा एल एन आर आएगा, यह सूत्र कहता है। उसी तरह से देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, डी आर अपॉन आर का वैल्यू हो जाएगा एल एन आर, एल एन आर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहोगे लिमिट कैसे लग गया सर, जीरो, आर जीरो से आर टी, तो बिल्कुल मेरे दोस्त, लिमिट वाला क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पर लिमिट लगा हुआ है आर जीरो, यहाँ पे आर टी लगा हुआ है। उसी तरह से जब इसका सोल्व होगा तो यहाँ पे भी लिमिट लग जाएगा आर जीरो और आर टी। इसी तरह से सेम एल एन, एल यानी कि लॉग हम लोग यूज करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा थोड़ा सा अलग होता है, तो एल एन यूज कीजिएगा, लॉग में चेंज कीजिएगा तो थोड़ा वैल्यू बढ़ाना पड़ता है, आपको समझ में आएगा। एल एन आर बराबर क्या हो, आर हो गया, इसका सोल्व हो गया, लेकिन लिमिट लगा है आर जीरो से आर टी। सेम यहाँ पर क्या किया देखिए, आर जीरो से आर टी, इस वाले आप समीकरण को थोड़ा ध्यान देना, इस वाले समीकरण को। ठीक है ना, तो आर जीरो से आर टी हो गया, इक्वल टू हो गया। चलिए ये माइनस के तो माइनस के होगा, सेम यहाँ पे डी टी है, और डी टी का इंटीग्रेशन मार्क 3 होता है, तो टी लिख दिए, और आपको लिमिट जो लगाना है जीरो से टी लगा दिए। चलिए अब देखिए, अपर लिमिट जो ऊपर का लिमिट है पहले रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आर की जगह आर टी रखेंगे, तो एल एन आर टी माइनस एल एन आर ओ पहले रख देंगे। यहाँ पे देखिए जो लिमिट रखाता है, अपर लिमिट जो आर की जगह आर, यहाँ पे क्या रखेंगे, एल एन, एल एन रहेगा, आर है तो आर की जगह आर वन आर टी कर देंगे, माइनस एल एन आर की जगह आर जीरो कर देंगे। यानी सिंपल बात है कि आप देखो, ये इंटीग्रेशन की बात है, या आर टी को एक आर की जगह रख देंगे, फिर माइनस करके आर जीरो को रख देंगे आर की जगह, तो क्या होगा, एल एन आर टी माइनस एल एन आर जीरो। सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए, एक मिनट मेरे दोस्त, हाँ देखिए यहाँ पे क्या हो सकेगा, एल एन आर टी माइनस एल एन आर जीरो इक्वल टू, सेम कंडीशन यहाँ पे भी होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो आपका माइनस के है, इस पर इसको समझिएगा, माइनस के होगा, माइनस के, और यहाँ पे क्या है, टी है, तो आपको एक बार टी रखना पड़ेगा, एक बार जीरो रखना पड़ेगा, टी माइनस जीरो। मैंने लेकिन डायरेक्ट में माइनस के टी क्यों लिख दिया, तो देखो टी माइनस जीरो, टी में से जीरो घटेगा, टी ही प्राप्त होगा, और माइनस के में गुना होगा, तो डायरेक्ट में माइनस के टी लिख सकता हूँ, यहाँ इस वाले समीकरण की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब हो गया। चलिए अब क्या कर सकते हैं, माइनस को जब इधर शिफ्ट करेंगे, सिंपल है, यह माइनस इधर शिफ्ट करेंगे तो यह एक्सचेंज कर जाएगा, यानी कि आर जीरो पहले चलाएगा, आर टी बाद में चल जाएगा,
क्योंकि माइनस इधर से गायब कर रहा हूं, इधर आया तो एक्सचेंज कर जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आप करके चेक कर लेना, ln r0 माइनस ln rt इक्वल टू kt हो जाएगा, माइनस खत्म, क्योंकि माइनस जैसे ही आया तो क्या होगा, यह वाला पहले आ गया, एक मिनट, यह वाला माइनस वाला पहले आ गया, प्लस वाला बाद में चला गया, ठीक है। तो यह समीकरण की बात कर रहा हूं। अब देखो ये समीकरण में आपको क्या है समझ में आना चाहिए, log r0 माइनस log rt, एक फॉर्मूला आपको पढ़ना है, मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, एक फॉर्मूला पढ़ना याद रखना, log log a माइनस log b जो होता है वो होता है log a बटा b होता है, ये फॉर्मूला होता है। log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, सेम कंडीशन देखो, log a यानी कि log r0 माइनस log t क्या हो जाएगा, log r0 अपॉन rt हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू kt तो l है, तो यह आपको यहां तक समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। इस फॉर्मूला पर मैं इसको एक्स कर दिया। एक और चीज, अब देखो हम log पूरी तरह नहीं लिख रहे थे, ln लिख रहे थे, अगर ln को जो अगर बात करें हमारा, जो हमारा log जो होता है, एक मिनट, ln जो होता है, ln a की वैल्यू की बात करूंगा, ln x की बात कर रहा हूं, इसका वैल्यू होता है 2.303 log a हो जाता है, या log x हो जाता है। अगर ln में वैल्यू है तो उसका अगर log में चेंज करना है तो 2.303 log a होता है। तो मैं यहाँ पे ln है, ln को मैं log में चेंज किया तो 2.303 log r0 अपॉन rt, ठीक है। बस यहाँ पे ln की जगह मैं इतना वैल्यू डाल सकता हूँ, क्या अपना log में चेंज करना है तो 2.303 log a डाल सकता हूँ, log r अपॉन rt डाल सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यह समीकरण आपको प्राप्त हो गए, बट आपको ऑलरेडी एक चीज पता है कि r0 क्या है, r0 प्रारंभ में अभिक्रिया है, r0 क्या है, ये शुरुआत में, यानी कि जब अभिक्रिया शुरुआत होती है तो अभिक्रिया क्या होती है, शुरुआत में अभिक्रिया आपके पास a है, शुरुआत में यानी कि प्रारंभ में अभिक्रिया क्या है मेरे दोस्त, a है, तो मैं क्या लिखा शुरुआत, बट r0 बराबर a, और rt यानी कि कुछ समय बाद, देखो यहाँ पे t समय बाद अभिक्रिया a माइनस एक्स है, यानी कि t समय बाद a माइनस एक्स, यानी कि r0 की जगह हमको a डालना पड़ेगा और rt की जगह आपको a माइनस टी डालना पड़ेगा। सेम इसी अभिक्रिया को यहाँ पे लाए हैं, कैसे देखिए आप, ठीक है। क्या किया मैंने, इस अभिक्रिया को सिंपल है, k को इधर छोड़ दिया, t को नीचे लाएंगे तो t बटा में हो जाएगा, तो k बराबर क्या होगा, यहाँ पे 0.303 लॉग, लॉग क्या हो जाएगा, यहां तक आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कर रहा हूं, देखो कैसे, क्या क्या मैंने इधर क्या हम k छोड़ देंगे, t बटा मिलाएंगे, तो k छोड़ देंगे तो हम t बटा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 लॉग r0 अपॉन rt अपॉन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, यही तो हुआ। मैं इसको इसमें कर सकता हूं क्योंकि t को नीचे ला दिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, t को इधर कर सकते हैं, और देखो यहाँ पे तो k बराबर क्या हो जाएगा, आगे देखो तो k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन k अपॉन t, और यहाँ पे लॉग बगल में लॉग है ले, और देखो a किसका वैल्यू, r0 का वैल्यू, क्योंकि r0 का वैल्यू a है, और rt का वैल्यू क्या है, rt का वैल्यू a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स, यही आपको प्रूफ करना था मेरे दोस्त, और इजी तरीका से ये 5 समय उठा सकते हो। हम जैसे पढ़ाए हैं, जैसे समझाए हैं, पहले क्या करो, आप पीडीएफ नोट्स ले लीजिए, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, आप उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस लेक्चर को देखिए और वहां पे समझते जाइएगा, रुका रुका कर लेक्चर को देखिए और समझते जाइए, इजी से आपको याद हो जाएगा। अगर नहीं याद हो तक बोलना कि याद नहीं हो रहा है, फिर 2 बार लिखो, याद हो जाएगा मेरे दोस्त फटाक से। यह पीडीएफ आप मिल सकता है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। चलो ज्यादा समय नहीं लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी 2013 और 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि प्रासरण दाब को परिभाषित करे और सिद्ध करे कि प्रासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। समझना मेरे दोस्त बहुत प्यारा है, क्वेश्चन कहता है कि प्रासरण दाब को परिभाषित करे और सिद्ध करे कि प्रासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। क्या है मेरे दोस्त, सिद्ध करना है कि प्रासरण दाब के एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। चलिए देखने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले प्रासरण दाब को परिभाषित करते हैं। तो प्रासरण दाब क्या है, वे बाहरी दाब जो विलयन के तरफ से लगाए जाने पर प्रासरण की क्रिया को रोका जाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। वे बाहरी दाब जो प्रासरण की क्रिया, यानी कि वे बाहरी दाब जो विलयन की तरफ से लगाए जाने पर प्रासरण की क्रिया को रोका जाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। यह आपका डिफिनीशन हो गया आपका, वे बाहरी दाब जो विलयन की तरफ से लगाए जाने पर प्रासरण की क्रिया को रोका जाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। इसे पाई के द्वारा सूचित किया जाता है, डिफिनीशन क्लियर है आपका।
क्वालिटी अपना बढ़ाइए और फ्रेश पूरी दिखेगा। तो प्रासरण दाब समझ गए कि वे बाहरी दाब यानी कि बाहरी दाब जो विलयन की तरफ से लगाए जाने पर प्रासरण की क्रिया को रोका जाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। और आपको कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। चलो सिद्ध करते हैं। मेरे दोस्त आप बोलोगे सर आप पहले ऑलरेडी क्यों लिख लाते हो? लिखने से फायदा क्या, आपको एक फ्रेश दिखता है। फ्रेश दिखने के साथ साथ समझाना हमारे लिए इजी हो जाता है और समय आपकी बचत होती है। ठीक है, हम लिखेंगे तो आपको गजर मजर लगेगा। ठीक है ना, आइए तो अब देखिए प्रासरण दाब समझ गए। प्रासरण दाब को सिद्ध करना है कि एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो प्रासरण दाब का एक नियम है जिसमें तीन तीन वैज्ञानिक बेचारा मिलल है, तीन तीन गो चच्चा मिलल है हमारे। ठीक है, हमारे आपके चच्चा, तीन तीन चच्चा, जिसमें से क्या है यहाँ पे वाइल हाउ का नियम। ठीक है ना, क्या है वाइल वांट हाउ, वन हाइड आउट एक नाम है। सोचो नाम कैसा है बकलोलवा की तरह। यहाँ पे वाइल वांट हाउ पहले का एक वैज्ञानिक है। ठीक है ना, याद रखना पहले का पॉइंट याद रखना। प्रासन्न दाब का नियम क्या कहता है, सबसे पहला जो वैज्ञानिक है वहां पे वाइल वांट, वाइल वांट हाउ का नियम जो कहता है, यह वैज्ञानिक का नाम है। यह क्या कहता है इसको समझिएगा। यह सिंपल बेस में कहता है क्या है बकलोलवा, बकलोल नहीं है, अच्छा है। ठीक है ना, यह कहता है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का प्रासरण दाब विलयन के सांद्रण के यहाँ पे वैध क्रमानुपाती होता है। कौन कहता है, वाइल वाट हाउ का नियम कहता है। यानी कि यह जो वैज्ञानिक है वाइल वांट हाउ जो वैज्ञानिक है, ये सिंपल क्या कहता है, जो हमारा जो प्रासरण दाब है वो बेसिकली सांद्रण के क्या होता है, वैध क्रमानुपाती होता है। तो वहां पे अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब बटा में। ठीक है ना, तो सिंपल कहा जो प्रासरण दाब होता है कौन कहता है, यह कहता है वाइल वाट। वाइल आउट जो हाउ है वह कहता है कि जो आपका जो सांद्रण है वह प्रासरण दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। आई मीन सिंपल हुआ, प्रासरण दाब को पाई से सूचित करेंगे तो पाई प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/v, क्योंकि सांद्रण को हम v से दर्शाते हैं। तो क्या होगा पाई प्रोपोर्शनल 1/v समीकरण 1। यह किसके अनुसार से, याद रखना वाइल हाउ, वाइल वांट हाउ के अनुसार से। ये वैज्ञानिक का नाम है, पता नहीं कौन बकलोलवा नाम धैले होगा, पता नहीं समझ गए ना। तो यह बेसिकली उस वैज्ञानिक का नाम है। तो यह क्या कहता है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का प्रासरण दाब जो है वो किसके, उसके सांद्रण यानी कि विलयन के सांद्रण के अनुक्रमानुपाती यानी कि पाई प्रोपोर्शनल 1/v। यह पहला। इसी में दूसरा का क्या कहता है, जैसे तीन को दोस्त था, ठीक है ना, तीन टिकट महाविकट, तो वही हाल है। तो तीसरा का दूसरा का क्या कर रहा है ना, ये तो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन एक चीज और कहता है, वो चार्ल्स नाम था, दोस्तवा में एगो चार्ल्स नाम था, एक नाम था वाइल, एक का नाम चार्ल्स था। तो चार्ल्स क्या कह रहा नहीं, यहां तो ठीक है, प्रासरण दाब जो होता है वह क्या होता है, यहाँ पे प्रासरण दाब जो होता है किसी विलयन के प्रासरण दाब जो है यहाँ पे परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। कि ठीक है ना, किसके होते हैं, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होते हैं। कौन कह रहा है, चार्ल्स कह रहा है। नहीं भैया जी, ठीक है आपकी बात मानते हैं, प्रासरण दाब क्या है, सांद्रण के अनुक्रमानुपात की, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे चार्ल्स कह रहा है, चार्ल्स जो कह रहा है, चार्ल्स वांट हाउ जो कह रहा है कि भैया ये तो सब ठीक है, लेकिन प्रासरण दाब जो होता है परम ताप के यहाँ पे समानुपाती होता है, अनुक्रमण समानुपाती होता है बेसिकली। यहाँ पे परम ताप के समानुपाती यानी कि पाई प्रोपोर्शनल टी, यानी कि ताप को हम टेम्परेचर से दर्शाते हैं। ठीक है ना, चलिए पाई को टेम्परेचर से दर्शा, सॉरी टी को टेम्परेचर से, परम तुम ताप, ये कहो चार्ल्स ने कहा। चलो दूसर का तो कह दिया, तीसर को कह रहा है, तीसर को के मतलब रहा नहीं गया था, क्या कह सकता है, कहता है उसका नाम है यहाँ पे एवोग्राडो। क्या नाम है उसका, एवोग्राडो नाम था। ठीक है ना, तो एवोग्राडो कह रहा है कि एवोग्राडो, उसका भी नाम एवोग्राडो वांट हाउ नियम। ठीक है ना, तो एवोग्राडो क्या कह रहा है कि चलो ये भाई तो ठीक है, यह कह रहा है कि प्रासरण दाब जो है कि मोलों की संख्या के अनुक्रम समानुपाती होता है। क्या कह रहा है, मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। पहले चल भाई ठीक है, तो तीनों अपना अपना मत रखा। पहला कहा वाइल ने कहा प्रासरण दाब सांद्रण के समानुपाती वैध क्रमानुपाती होता है, यानी कि P प्रोपोर्शनल 1/v। दूसरा का चार्ल्स ने कहा कि प्रासरण दाब जो होता है परम ताप के समानुपाती होता है, यानी कि पाई प्रोपोर्शनल T। चलो समीकरण 2 हो गया। आपके एवोग्राडो कह रहा है, ये क्या कह रहा है बकलोलवा, ये सीधा कह रहा है कि यह जो है, चलो सब ठीक है, प्रासरण दाब जो मोल के समानुपाती होता है। चलो ठीक है,
P प्रोपोर्शनल n, क्योंकि मोलों की संख्या को n से दर्शाते हैं, तो क्या होगा P प्रोपोर्शनल, यानी कि तीन तीन को हमको समीकरण प्राप्त हो गया। एक समीकरण आपके दूसर का यहाँ पे, तीसर का यहाँ पे, यानी कि पहले का दूसर का और तीसर का। तो अब क्या करेंगे, तीनों का मान रखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों बात सही है कहा, तो तीनों के लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से। देखो समीकरण 1 2 3 में आपको लेफ्ट हैंड साइड बराबर नजर आ रहा है, यानी कि n प्रोपोर्शनल क्या है, सॉरी पाई प्रोपोर्शनल क्या होगा, nt अपॉन v, क्योंकि पाई प्रोपोर्शनल तीनों को एक साथ करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर नीचे का तो ये पाई तो पाई रहेगा, प्रोपोर्शनल तो प्रोपोर्शनल रहेगा, ऊपर में आपको क्या है n और t है, nt अपॉन में क्या हो जाएगा v हो जाएगा, तो nt अपॉन v। अब प्रोपोर्शनल के यानी कि समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं, क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा पाई बराबर आर एन टी अपॉन वी हो जाएगा। आर कहाँ है, आर आपका कांस्टेंट है, पहले यहाँ पे बगल में लिख दिया आर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि अचर मान है। चलिए अब जो आपको एक चीज और, बट एम बराबर एन अपॉन वी होता है, एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन वी होता है, कहां से, मोलरता बराबर, तो मोलरता बराबर क्या होता है एम, एम बराबर एन अपॉन वी। अब क्या करेंगे यहाँ पे एन अपॉन वी के जगह, आप नजर आ रहा होगा इसमें एन अपॉन वी आपको यह है, एन अपॉन वी की जगह एम डाल सकते हैं, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा एम आर टी, और यही आपसे फॉर्मूला पूछता है कि प्रासरण दाब को क्या होता है, पाई बराबर एम आर टी, एम आर टी हम लोग याद कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, कैसे आया इस तरह से आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे एन अपॉन वी की जगह एम डाल सकते हैं, या आपका मोलरता बराबर, तो क्या हो जाएगा पाई बराबर एम आर टी, और यही बेसिकली क्या सिद्ध हो चुका है कि प्रासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है ना, जहां पे आपको पता है टी आपका तापक्रम है, एन आपका मोलों की संख्या है, विलय की अणुओं की संख्या, और वी क्या है विलयन का आयतन, वी क्या है विलयन का आयतन जो सांद्रण के रूप में काम किया है, ठीक है ना। तो यह इसके लिए क्या है मेरे दोस्त, यह जो आपका है प्रासरण दाब हुआ है सिद्ध करके। तो सिंपल वेस में प्रासरण दाब क्या, वे बाहरी दाब जो विलयन की तरफ से लगाए जाने पर प्रासरण की क्रिया को रोका जाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। उसका उसके नियम तो तीन नियम है, वायल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाड्रो का नियम, तीनों का समीकरण याद रहे, समीकरण दीजिए और फटाक से आपको बन जाएगा, काम खत्म, 5 नंबर प्राप्त हो गए। यह दो बार एग्जाम में पूछ चुका है और इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे कहता है एल्युमिनियम का दो मुख्य एस का नाम लिखे और बॉक्साइड एस्को से निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे। और ये एक बार नहीं, कम से कम देखो, ये बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूं, 19 में, 16 में, 15 में, 13 में काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, एक दो बार की नहीं बात कर रहा हूं, ये लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रखने योग्य बात है कि आपको जो जो एल्युमिनियम के दो मुख्य अयस्क, ऐसे यहाँ पर 3-4 तरीका से काम आ जाएगा। पहले तो आपको एल्युमिनियम का अयस्क आप याद कर लोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। साथ में आप अगर चाहो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है कि हारमोनियम का दो मुख्य अयस्क का नाम लिखे, सूत्र लिखे, 2 मार्क्स में काम आ जाएगा। अगर 5 नंबर में पूछ देगा तो पूरे आपको लिखने पड़ेंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। चलो लिखते हैं मेरे दोस्त, और इससे इजी डिफिनीशन कहीं नहीं मिलने वाला, आप जाकर देख लेना, बुक में इतना आता बड़ा बड़ा दे रहता है, समझ नहीं आता कि पगला जाता है इंसान, ठीक है ना। चलो देखो क्या है, तो सिंपल है कि एल्युमिनियम के दो मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं। पहले दो क्वेश्चन कहा एल्युमिनियम के दो मुख्य अयस्क का नाम लिखे, फिर कहा कि बॉक्साइड, क्योंकि बॉक्साइड जो एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है, बॉक्साइड एस्को से निष्कर्षण सिद्धांत लिखे। चलो लिखते हैं, तो एल्युमिनियम के दो मुख्य एस कौन कौन से। सबसे पहला आपका जो होगा आपका क्या नाम है उसका, जिसका नाम है हम लोग बॉक्साइड, जिसका नाम है बॉक्साइड, जिसका सूत्र होता है, सूत्र भी मैंने लिख दिया, बॉक्साइड का सूत्र है Al2O3 इंटू 2H2O, क्या है बॉक्साइड का सूत्र होता है। चलिए उसके बाद एक और उसका है, दो मुख्य एस लिखना है, एक है उसका क्या एल्यूमिना, एल्यूमिना एल्यूमिना का सूत्र होता है Al2O3। तो बॉक्साइट एवं एल्यूमिना क्या है, एल्युमिनियम का दो मुख्य अयस्क है, तो बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O, एल्युमिना का सूत्र होता है Al2O3। ये चीज आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, ये चीज आपने समझ गया, ठीक है। आपको 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे, या आपको 2 मार्क्स मिलेंगे इतना लिखने के लिए, मात्र 2 सूत्र और नाम लिखने के लिए 2 मार्क्स। अब देखो यह चीज, यानी कि अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का शुद्धिकरण और एल्युमिनियम विधि से अपघटन, ये तीनों लिखोगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, साथ में फॉर्मूला लिखोगे तो 3 नंबर सिर्फ, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या एस्को का सांद्रण करेंगे, हमको क्या क्वेश्चन कहा कि बॉक्साइड से ही करना है, ये बॉक्साइड क्योंकि अधिकतम एल्युमिनियम बॉक्साइड से ही होता है, तो क्या कहा बॉक्साइड के एस्को का यहाँ पे क्या है एस्को का सांद्रण का सिद्धांत लिखना है।
तो बॉक्साइड अयस्कों के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखिए। सबसे पहले जो अयस्क हमारे पास कौन है, बॉक्साइड। तो बॉक्साइड को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सांद्रण करेंगे। तो अयस्कों का सांद्रण सबसे पहला हमारा काम है। यहाँ पे रंगीन हम नहीं किया कर पाए हैं, देखो अयस्कों का सांद्रण। तो बॉक्साइड अयस्कों का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। कौन सी विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में अयस्कों को चलती जलधारा में धोया जाता है और अशुद्ध जल के साथ बह जाती है और शुद्ध अयस्क के नीचे बैठ जाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, देखो समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए, यह जो अयस्कों का सांद्रण करेंगे, तब किस अयस्क का कर रहे हैं, सब में अलग अलग होते हैं। देखो सांद्रण सबका करना है, लेकिन दिक्कत है कि कौन सी विधि का उपयोग करना है। किसी में फेनुत्प्लावन विधि, किसी में चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसमें किसी में चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो देखना, आपको एल्युमिनियम में चुंबक में नहीं सटता है, एल्युमिनियम चुंबक में सटता है, नहीं सटता। तो यहाँ पे चुंबकीय पृथक्करण विधि काम में नहीं करेगा, है ना। फिर उत्प्लावन विधि काम में नहीं करेगा, अब फैन में थोड़ी छताने लगेगा, नहीं करेगा। यहाँ पे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि काम करेगा। कैसे, देखो एल्युमिनियम के क्या करेंगे, अब भाई एल्युमिनियम अयस्क है तो उसमें पता थोड़ी रहता है। आपने देखा होगा सोना निकालने वाला शॉर्ट वीडियो में, सोना का मिट्टी खोन देता है और ऐसे पानी में करके उसमें से सोना निकालता है, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है। कैसे, उसी तरह से इसमें कहा गया कि बॉक्साइड अयस्कों का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में क्या होता है, आप अयस्कों को चलती जलधारा, यानी कि पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, उसमें क्या करेंगे, हम मिट्टिया को गिराएंगे, तो उसमें अशुद्धि जो भी मिट्टी है वो पानी के साथ बह जाएगा और जो एल्युमिनियम होगा नीचे बैठ जाएगा। तो ये कहा गया अशुद्ध जल के साथ बह जाती है, अशुद्ध जो है जल के साथ बह जाती है और शुद्ध जो होता है क्या होता है, शुद्ध अयस्क नीचे बैठ जाता है। तो उसमें शुद्ध एल्युमिनियम होगा, भारी होता है थोड़ा, तो पानी मिट्टी से भारी होगा तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा और मिट्टी उट्टी जो भी कचरा उचरा है पानी के साथ बह जाएगा। ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं। चलो हम अयस्कों का सांद्रण कर लिए, ये इंग्लिश में भी नीचे है, देख सकते हो सेम चीज है, जो वहां पे लिखा हुआ वही चीज है, तो हम समझा दिया आपको। अब देखो अयस्कों का शुद्धिकरण, भाई चलो ठीक है, उसमें से हम क्या किए, अयस्कों का सांद्रण कर लिए, जिसमें से मिट्टी उट्टी जो भी कचरा है पानी के साथ बह गया, उसमें क्या हो गया, एल्युमिनियम जो बॉक्साइड है नीचे बैठ गया। कहां पे, नीचे तली में। उस तली को निकाल लेंगे तो वो क्या, सांद्रित अयस्क हो गया, लेकिन वह शुद्ध नहीं है। सांद्रण तो हो गया लेकिन शुद्ध नहीं है, तो क्या करेंगे, उसका शुद्धिकरण करेंगे। तो अयस्कों का शुद्धिकरण किस तरह से कर सकते हैं, तो देखो सांद्रित अयस्क को सोडियम कार्बोनेट, सांद्रित अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाया जाता है। पहले क्या करेंगे, जो सांद्रित अयस्क है, अयस्क कौन सा, किसका सांद्रण हुआ, बॉक्साइड का। तो बॉक्साइड का ना सांद्रण हुआ, तो देखो यहाँ पे बॉक्साइड का सूत्र है Al2O3 इंटू टू, यहाँ पे 2H2O। ये बॉक्साइड, क्योंकि बॉक्साइड का सांद्रण हुआ, क्योंकि बॉक्साइड तो हमको प्राप्त ही नहीं था, पहले बॉक्साइड प्राप्त किए, ठीक है ना, शुद्धि कर गए, तो बॉक्साइड प्राप्त हो गया। और उसकी अभिक्रिया क्या करेंगे, अयस्कों का शुद्धिकरण करने के लिए क्या करें, सांद्रित गैस को सोडियम कार्बोनेट, देखो यहाँ पे यह सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं पहला विधि में। तो सांद्रित अयस्कों को, सांद्रित अयस्क में कौन है, बॉक्साइड है, तो बॉक्साइड लिख दिए Al2 3H2, यहाँ पे Al2, हाँ Al2O3 इंटू 2H2O, ये बॉक्साइड हो गया। किसको किससे अभिक्रिया करेंगे, सोडियम कार्बोनेट, क्या करेंगे यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट, देखो यहाँ पे Na2, यहाँ पे CO2, Na2CO2 सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बना आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया, ठीक है। किससे अभिक्रिया की, बॉक्साइड से अभिक्रिया, सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया की, बॉक्साइड के साथ सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किए, तो हमको क्या बन गया, यहाँ पे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकल गया। तो हमको क्या बन गया, यहाँ पे सोडियम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया। और फिर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे। तो देखो यह सोडियम जो आपका यहाँ पे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसके यहाँ पे आ गया, फिर उसको क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भी क्रिया कराएंगे। क्या कहा यहाँ पे, देखो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर एल्यूमिन यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित करते हैं। क्या करेंगे इसमें, आपको सिंपल है, देखो यह जो है आपका बॉक्साइड है, बॉक्साइड को अभिक्रिया की हम सोडियम कार्बोनेट से, तो क्या बन गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को क्या किए, फिर से हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहे हैं, तो बन क्या रहा है, तो बन रहा है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका यहाँ पे
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। देखो यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट, या एस्को का शुद्धिकरण हो गया। अब एस्को का शुद्धिकरण हो गया तो एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन कराएंगे तब शुद्ध प्राप्त होगा। अब क्या करें इस विधि में एल्युमिनियम को क्या करें इस विधि में एल्यूमिना क्रायोलाइट के साथ मिश्रण का विद्युत अपचयन किया जाता है। समझने के प्रयास करना, इस विधि में एल्युमिनियम को क्रायोलाइट के साथ मिश्रण को विद्युत अपचयन किया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एल्युमिनियम में परिवर्तित हो जाता है और O2 यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे एल्यूमिना जो है आपको यहाँ पे देखो एल्यूमिना है, ये Al2O3 क्या एल्यूमिना है, एल्यूमिना का अभिक्रिया किए हैं, ठीक है ना। अगर हम विद्युत अपघट्य करा रहे हैं, किसका करें विद्युत अपघट्य करा रहे, देखो यहाँ पे विद्युत अपघट्य यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत अपघट्य कराएंगे तो बेसिकली एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। यह सिंपल अभिक्रिया है और सिंपल क्वेश्चन है, 5 नंबर उठाने के लिए इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता है दोस्त, ध्यान रहे, ठीक है ना। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट्स नहीं प्राप्त किए तो ले लीजिए, 200 रुपया की वजह से आप पीछे मत हटो, ठीक है ना। इतना बेहतरीन हमारे यहाँ डिफिनेशन, इससे इजी डिफिनेशन नहीं मिलने वाला, याद रहे मेरे दोस्त, आपको इससे इजी डिफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको इतना पता होगा मेरे दोस्त, इससे इजी डिफिनेशन कहीं नहीं मिलता है। मेरे यहाँ जो इजी आपको जितना मिल जाएंगे वह कहीं आपको नहीं मिलने वाला। पहले इसको क्या करो, एक बार नोट डाउन करो या पीडीएफ लीजिए, प्रिंट आउट कीजिए और एक बार 2 बार नोट डाउन कीजिए उसको। लॉन्ग टाइप याद करने का सही तरीका यही है, पहले 2 बार नोट डाउन कीजिए, तीसरा बार में वीडियो देखिए, वीडियो देख देख के पॉज कर करके उसके बाद एक बार समझिए और एक बार समझ लीजिए तो फिर लास्ट में वीडियो देखिए और तब 2 बार लिखिए, घट से नहीं याद हो जाएगा, आधे घंटे के अंदर में टोटल क्लियर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे दोस्त यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो 2024, 2022, 2016, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। 2024 में पूछा है, 22 में पूछा है, 16 में पूछा है, 11 में पूछा है, इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, तो हाँ लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा हर साल चेंज करेगा। जैसे कि कभी कभी क्या कहे, देखो ये तो नॉर्मल है कि हेबरल विधि से अमोनिया बनाने का सिद्धांत क्या है, साथ में कहेगा अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करें। समझो क्वेश्चन, क्वेश्चन कहा गया है हेबरल विधि से अमोनिया कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हेबरल विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनाया जा सकता है और यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल से सॉरी अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार करें। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन है, खूब पूछते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेबरल विधि के अमोनिया का सिद्धांत क्या, चलो उसको पहले लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं ये लिखते हैं, ठीक है ना। तो हेबरल विधि क्या है, चलो देखते हैं। देखो आजकल बड़े पैमाने पर हेबरल विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जा रहा है। सबसे आसान विधि है कि हेबरल विधि से अमोनिया को प्राप्त कर लें, ठीक है ना। आजकल बड़े पैमाने पर हेबरल विधि से अमोनिया का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है ना, किया जा रहा है। इस विधि में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराकर अमोनिया उत्पादन किया जाता है। सिंपल है, नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे, हमको अमोनिया प्राप्त हो गया, सिंपल काम कर। सबसे बेहतरीन सबसे इजी है कि हेबरल विधि द्वारा जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया करेंगे और अमोनिया एमीन आने के अमोनिया मतलब एमीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ हीट उट उष्मा कुछ औचक के रूप में बाहर निकल जाएगा। सिंपल विधि है, तो सिंपल लिख सकते हैं। आजकल बड़े पैमाने पर हेबरल विधि का प्रयोग करके अमोनिया का उत्पादन किया जा रहा है। इस विधि में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अभिक्रिया कराकर अमोनिया को प्राप्त किया जाता है। देखो मेरे दोस्त यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है और यहाँ पे सॉरी हम नाइट्रो ऑक्सीजन बोल दिया ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अभिक्रिया करके अमोनिया प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यह सिंपल एक विधि है जो आपको हेबरल विधि कहलाता है। यहाँ तो ठीक है, चलो देखो यहाँ पे और कहा अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे। अमोनिया तो प्राप्त कर लिया आपने, जब अमोनिया प्राप्त कर लिया तो नाइट्रिक अम्ल कैसे बना सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल बनाने में आपको 3 विधि है, 3 स्टेप करने पड़ते, क्या क्या देखिए। देखो अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि क्या है, तो अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बनाने के 3 चरण में बनाए जाते हैं। 3 चरण मतलब स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे कुछ भी बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप काम होता है। जैसे मोमोज बनाते हैं तो अगर मोमोज नॉर्मल, चाहे हम लोग आलू पराठा बनाते हैं, सबके घर में बनता है आलू पराठा, ठंडा के मौसम में सबके घर में होता है। आलू पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, आलू उसना जाता है, पहला स्टेप आलू को उसनिए, ठीक है ना। दूसरा स्टेप क्या है, आलू को छील कर बुकुर कर उसमें मसाला वसाला डालकर आलू को भूजिए, दूसरा स्टेप हो गया।
तीसरा स्टेप है आटा सानकर उस आलू को उसमें भरिए और पकाइए। 3 स्टेप, फिर आपका रेडी हो गया आलू पराठा। उसी तरह से अगर यहाँ पे अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बनाना है तो क्या करने पड़ेंगे, 3-3 स्टेप करने पड़ेंगे। कौन से स्टेप, चलिए फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप में जो डिफिनीशन है वही आपका समीकरण है और समीकरण ही डिफिनीशन है। क्योंकि स्टेप में मेन होता है क्या है, जब आपको हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें मेन समीकरण होता है, समीकरण को हम लोग भाषा में लिख देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप में, जब अमोनिया गैस को वायु के साथ प्लेटिनम की उपस्थिति में, क्या कहा, जब यहाँ पे देखो यह क्या है, अमोनिया है। देखो समझना, जो डिफिनीशन में वही चीज होगा, जो डिफिनीशन में होगा वही चीज होगा। क्या कहा मैंने, अमोनिया को, जब अमोनिया को चाहे एमीन को कह सकते हैं, अमोनिया सिंपल कहा गया। जब अमोनिया गैस को वायु के साथ, क्या कहा, वायु के साथ, देखो वायु के साथ O2 है, 5O2, 5 तो लगा है, 5 अणु है, ठीक है ना। तो क्या कहा, वायु के साथ प्लेटिनम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति, देखो है ना, प्लेटिनम की उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, प्लेटिनम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड, क्या नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है, क्या होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है, जल अवक्षेप के रूप में बाहर निकल जाता है। जो मैंने यहाँ पे जो अभिक्रिया है उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ, कुछ नहीं। मैंने कहा वहां पे जब अमोनिया गैस को अभिक्रिया या अमोनिया गैस को वायु के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। देखो यहाँ पे अमोनिया के साथ ऑक्सीजन, जब अमोनिया में वायु के साथ प्लेटिनम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराए हैं तो आपको क्या प्राप्त हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त हुआ। फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा का स्टेप क्या कहता है, फिर देखो दूसरा का स्टेप में भी वही होगा जो समीकरण में उसी चीज, तो दूसरा का स्टेप में क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ है। देखो यहाँ पे यह नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, ये वाला देखो यहाँ पे, जब नाइट्रस ऑक्साइड वही वाला यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा करके, पुनः ठंडा कर रहे हैं, क्या करें, ठंडा करके पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया जाता है, ठंडा करके पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया जाता है तो क्या बनता है, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप कहा कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, तो हाँ देखिए, एक मिनट दोस्त, हाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में घुलाकर क्या करते हैं, घुलाने पर नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रस अम्ल का निर्माण होता है। देखो यहाँ पे दो चीज होगा, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हम जल के साथ कर रहे हैं, जल में घुलाते हैं, क्योंकि सीधा कहा जल में घुलाना है, जल में घुलाना है, जल में घुलाएंगे तो दो चीज बनेगा, एक तो बनेगा नाइट्रिक अम्ल बनेगा, देखो ये नाइट्रिक अम्ल बन गया, उसके बाद यहाँ पे नाइट्रस अम्ल बन गया, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बन गया, ठीक है ना, निर्माण होता है। और नाइट्रिक अम्ल को पुनः, नाइट्रिक अम्ल को, तो नाइट्रिक अम्ल यानी कि यह वाला HNO2, नाइट्रिक अम्ल को पुनः क्या करेंगे, गर्म करने पे, यानी कि यहाँ पे डेल्टा होना चाहिए, गर्म करने मतलब डेल्टा, गर्म कर शुद्ध नाइट्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। तो नाइट्रस अम्ल को क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल को गर्म करके क्या कर सकते हैं, आपको हम लोग यह प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। तीन स्टेप में काम हुआ। और याद रहे मेरे दोस्त, समीकरण जरूर याद रखिएगा, समीकरण याद रखिएगा, आराम से बना सकते हैं, ऐसा दिक्कत हो सकते हैं मेरे दोस्त, ध्यान रहे। हम अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं ताकि आप लोग समझ में आए। लेकिन हाँ, आप सोच रहे होंगे कि भाई वो बेसिक तरह से, बेसिक में जो पढ़ाई होता है शुरू शुरू में, वो बउआ लेकिन पढ़ाने वाला था, वो काम नहीं हो रहा है। यह काम हो रहा है स्मार्टली, फास्टली तरीका से पढ़ाई, ठीक है ना, कम समय में ज्यादा, कम समय में ज्यादा। नहीं तो एक टॉपिक पढ़ाने में 1 घंटा, एक टॉपिक पढ़ाने में 1 घंटे लगते हैं मेरे दोस्त। तो वो होता है बउआ सोना वाला। जब पहली पहली बार पढ़ना शुरू करते हैं ट्वेल्थ में, तो समझ में आपको ट्वेल्थ का कौन नहीं आता है कि अमोनिया हेब्रल होता कथी है भाई। अब तो पता है ना भाई, हेब्रल विधि एक विधि होता है, अमोनिया कुछ होता है, अमोनिया आपने पढ़ा होगा, एमीन NH3 होता है, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल NO2 होता है, ये सब आपको पता ऑलरेडी है, तो इसलिए पढ़ना आसान हो गया है, ठीक है ना। जब शुरू शुरू में पढ़ते तो आपको क्या करते हैं, हम इसी को बउआ सोना तोता लेगन पढ़ाती है वहां, ठीक है वहां। लेकिन अभी लास्ट मोमेंट पर बढ़ा तो चलते थोड़ा सा हॉटली भरवा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है और समुद्री घास से आयोडीन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो ये बहुत प्यारा है, अगर दिल को खोल के एकदम जामा ना खोलेंगे
दिल खोल के, ठीक बा, दिल खोल के अगर पढ़ते हैं प्यार से तो बड़ा मजा आएगा। देखो कैसे, देखो आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या क्या है, जो आयोडीन कैसे प्राप्त होते हैं, मतलब उसके मुख्य स्रोत कौन कौन से, कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। साथ में आयोडीन अगर मुख्य स्रोत बहुत सारा है, उसमें से एक समुद्री घास भी है, तो समुद्री घास से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह क्वेश्चन 2015 में, 2016 में, 2019 में तीन तीन बार एग्जाम पूछा है, कुछ नहीं। इसका समुद्री मुख्य स्रोत क्या है, और हाई तनका सा लिख दीजिए, एगो नीचे समीकरण मार दीजिए, काम खत्म, आयोडीन प्राप्त 5 नंबर मिल गया रे तदर तदर गर्दन रखे, ठीक है ना। चलो देखो क्या करेंगे। तो सबसे पहले बात, देखो सक्रिय तत्व होने के कारण जो आयोडीन क्या है, सक्रिय तत्व होने के कारण आयोडीन प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, और इसके प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित है। जैसे सोना क्या है, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन आपको आपको जो आयोडीन है मुक्त अवस्था में थोड़ी पाया जाता है। इसके प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, समुद्री घास है, आप पे कैलिस है, साथ में प्राकृतिक ब्राइन है। ये तीन प्रकार के में क्या होता है, आयोडीन पाया जाता है। किसमें, समुद्री घास में, कैलिस में, प्राकृतिक ब्राइन में। ये तीन प्रकार में समुद्री घास पाया जाती है। मुक्त अवस्था में आयोडीन नहीं पाया जाते हैं, मुक्त अवस्था में सोना पाए जाते हैं। तो कहा गया यह सक्रिय तत्व होने के कारण, आयोडीन क्या है, सक्रिय तत्व होने के कारण यह प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। इसकी जो अवस्थाएं हैं, जो कहां कहां पाया जाता है, इसकी प्राकृतिक अवस्था निम्नलिखित है, जिसमें समुद्री घास है, अब ब्राइन है, साथ में आपका प्राकृतिक ब्राइन है, और साथ में कैलिस है। ये तीन आपके मुख्य स्रोत है। जो आपसे आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है पहले लिख दिया मैंने। उसके बाद कह रहा है फिर इसमें कि समुद्री घास से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, समुद्री घास से आयोडीन कैसे प्राप्त किया जाता है, तो मैं मोटे मोटे तौर पे आपको समझाता हूं। पहले क्या करते हैं, समुद्री घास को पहले काटते हैं, जिसका नाम आपको देखना आयोडीन उपस्थित रहते हैं समुद्री घास में। जो एक प्रकार का लेमनेरिया किस्म का समुद्री घास होता है, क्या नाम है, लेमनेरिया किस्म का समुद्री घास में आयोडीन उपस्थित है। उस घास को पहले लाते हैं, खूब सुखाते हैं, सुखाने के बाद क्या करते हैं, गहिरा खोदते हैं, गड्ढा होता है ना, गड्ढा खोद के जलाते हैं। सिंपल है। लेमनेरिया किस्म के समुद्री घास को लाएंगे, उसको सुखा देंगे, फिर गहिरा खोद देंगे। गहिरा जानते हैं ना, अरे एक खोद के मिट्टी हटा देंगे, खोद देंगे, उसमें उसको रख कर जला देंगे। जला कर तो राख बन जाएगा। राख को कोक कहते हैं, क्या कहते हैं, कोक। उस कोक को क्या करेंगे हम लोग, जल में घोल देंगे, और घोल करके फिर हम आयोडीन प्राप्त करेंगे। कैसे, देखो, ठीक है ना। और घोलते हैं तो दो तीन तरीका से घोलते हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे, उसमें आयोडाइड का उपयोग करते हैं, और वहां पे साथ में आयोडाइड का उपयोग करते हैं, और एक में हम उपयोग करते हैं यहाँ पे MnO2 का उपयोग करते हैं, सांद्र H2SO4 का, ठीक है ना। चलो कैसे कैसे देखिए। लेमनेरिया किस्म में लेमनेरिया किस्म के समुद्री घास में आयोडीन उपस्थित होता है। चलिए ठीक है, ये तो पहले बता दिया। ये समुद्री घास को अच्छी तरह से सुखा करके गहरे गड्ढे में जलाया जाता है। मैंने पहले ऑलरेडी किया, गहरे गड्ढे में जलाया जाता है। यानी कि लेमनेरिया किस्म के समुद्री घास में आयोडीन उपस्थित है। यह समुद्री घास को अच्छी तरह से सुखा करके गहरे गड्ढे में जलाया जाता है। जलाने के बाद प्राप्त राख को कोक मैंने बोला, केल्प कहा जाता है। वेरी वेरी सॉरी मेरे दोस्त, केल्प, कोक नहीं, केल्प कहा जाता है, ठीक है ना। उसमें मैंने कोक बोल दिया था, वेरी सॉरी। जलाने के बाद जो प्राप्त राख होता है, उसे हम लोग केल्प कहते हैं, केल्प कहा जाता है। इस केल्प को जल में घुलाकर विलियन बनाया जाता है। मैंने कहा इसको जल में घुलाकर विलियन बना लिया जाता है, ठीक है ना। इसे आंशिक रावाकरण कराने से जल में क्या होता है, जल में घुलनशील अवयव KCl और NaCl आदि बाहर निकल जाते हैं। अगर हम उस राख को अगर जल में घुलाएंगे तो आपको पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना, बाहर निकल जाते हैं। जबकि जल में अधिक घुलनशील अवयव, जैसे जल में कम घुलनशील होगा तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो जल में ज्यादा अधिक अधिक घुलनशील होगा बाहर नहीं। जैसे कि हम लोग चीनी को पानी में रख देंगे, और थोड़ा चीनी में क्या रहेगा, कंकर पत्थर बालू, तो बालू तो घुलेगा नहीं, तो बालू तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन चीनी कैसे निकालोगे, चीनी तो वही में घुल जाता है। उसी तरह कहा गया कि जो इसे आंशिक रावाकरण कराने से जल में क्या होता है, अधिक घुलनशील, यानी कि यहाँ पे अधिक घुलनशील अवयव, जैसे कि यहाँ पे KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड आदि बाहर निकल जाते हैं। जबकि जल में अधिक घुलनशील, जो ज्यादा घुलनशील है, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड,
बच जाते हैं, क्योंकि ज्यादा घुलनशील है, बच जाते हैं। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, किसे, पोटासियम आयोडाइड को, आप पोटासियम आयोडाइड को मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2 तथा ताम्र H2SO4 के साथ मिलाकर आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो मैंने क्या करूंगा, सोडियम आयोडाइड को अभिक्रिया करेंगे किससे, यहाँ पे MnO2 से, और साथ में यहाँ पे H2SO4 से, तो क्या प्राप्त होगा हमको, आयोडीन प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा इसमें अवयव बाहर निकलेगा। सेम कंडीशन, अगर पोटासियम आयोडाइड को देखो, यहाँ पे पोटासियम आयोडाइड को, ये पोटासियम आयोडाइड है, तो पोटासियम आयोडाइड को अभिक्रिया किससे करेंगे, यहाँ पे क्लोराइड से करेंगे, तो हम लोग KCl प्राप्त हो जाएगा, आयोडीन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आयोडीन और यहाँ आयोडीन प्राप्त हो गया, ये हमारा आयोडीन था, इसीलिए पूछ रहा था। यहाँ पे 5 क्वेश्चन क्लियर होते हैं मेरे दोस्त। इससे आगे क्वेश्चन पढ़ने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, कल लेके आऊंगा, ठीक है ना। एक दिन में पूरे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो सकते, 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गए। हाँ, ये चीज हो सकता है कि पूरे क्वेश्चन आप एक बार में ले सकते हैं 199 में, जिसमें पूरे केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ में फिजिक्स का, बायोलॉजी का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, सब मिल जाएंगे मात्र 199 में, A to Z नंबर ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। पूरे एग्जाम तक हेल्प मिलेगा, लेने के प्रयास करना, दिए गए नंबर है, कंटेक्ट फटाफट करना, ठीक है ना। और यह समझ में कैसे आया जरूर बताने का प्रयास करना। 5 क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया हूं, और समझ में तो आया ही होगा, तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज। जय हिंद मेरे दोस्त, थैंक यू, बाय बाय।